एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th हिंदी वसंत भाग 3 से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की संपूर्ण कहानी को समझेंगे। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अरविंद कुमार सिंह जी, जिनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1965 में हुआ था और स्थान है गोंडा कुंवर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो संपूर्ण कहानी को समझने से पहले हम इसका शॉर्ट में सार समझ लेते हैं कि इसमें चिट्ठियों से रिलेटेड क्या बातें दी गई हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार समझना। पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, इस पाठ का संदेश क्या है। इसमें लेखक जो हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से चिट्ठियाँ और पत्रों की दुनिया के अनूठी और अनोखी होती है। आजकल का ज़माना क्या है, व्हाट्सअप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ जो है कहीं खो सी गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब उस टाइम पे चिट्ठियाँ बहुत अहमियत रखती थी। लोग डाकियों का इंतज़ार करते रहते थे और चिट्ठियों को सहेज के भी रखते थे। और अब चिट्ठियों को सहेजा रखते थे, पुरानी यादों को ताज़ा करते थे, उसको बार बार पढ़ते थे और चिट्ठी भेजने का भी बहुत सरल तरीका होता था। तो इसी बारे में जो है लेखक ने चिट्ठियों की महत्ता को इस पाठ में बताया गया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ से दे सकता है। इसमें क्या है, लेखक क्या कहते हैं, पत्रों की दुनिया बहुत अजीबोगरीब है। पहले ज़माने में कबूतर, घोड़े चीज़ों का साधन के रूप में उपयोग किया जाता था। व्यक्तिगत या सरकारी जो भी बातें पहुंचानी होती थी वो कबूतर या हाथी घोड़े के माध्यम से ही पहुंचाते थे। पर एक ज़माना आ गया, अब किस डाकिए वाला ज़माना आ गया जिसमें चिट्ठियाँ लिख के एक दूसरे को भेजा जाता था, संदेश भेजा जाता था। इनकी उपयोगिता जो है वो हमेशा बनी रहती थी, लेकिन पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार के नए साधन नहीं कर सकते थे। जैसे व्हाट्सअप हो गए, मैसेज हो गया, मोबाइल हो गया। अब पता पत्र एक एक महीने में पहुंचा करते थे, अब भाई व्हाट्सअप कर दो, 2 मिनट के अंदर मैसेज पहुंच गया। तो यहाँ पे जो है चिट्ठियों ने अपनी जगह लेकिन खो दी थी। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। एक यहाँ बात बहुत ही सही कही है लेखक ने वैसे भी, कि पत्र जो है, जो संतोष, पत्र को हम दोबारा पढ़ भी सकते थे और मतलब एक आज अलग ही माहौल रहता था ना, कि बड़े दिनों बाद एक एक महीने में पत्र आते थे, मतलब संदेश आता था, तो उनकी जो प्राथमिकता होती थी वो ज़्यादा अहमियत रखती थी। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही देते होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र एक नया चलन शुरू करते हैं, जैसे राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में तमाम झगड़े, नई घटनाओं की जड़ भी क्या होते हैं, पत्र ही होते हैं। हम देखते हैं कि राजनीति में क्या उथल पुथल हो रहा है, वो सब पत्र में लिखे गए हैं। हमारे साहित्य में किस तरह उतार चढ़ाव हुआ है, कला के क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये सब चिट्ठियों के द्वारा जान सकते हैं। तमाम तरह के विवाद, झगड़े, नई नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्रों के द्वारा ही हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। संसार का बहुत साहित्य पत्रों पर आधारित होता है। दुनिया का बहुत सारा इतिहास पत्रों पर ही आधारित होता है। पत्रों ने अपनी हर जगह अलग अलग भूमिका निभाई है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। चाहे वो कोई भी देश हो, पत्र अपना महत्व रखते हैं। हमारे देश में अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें पत्र को अलग अलग नाम से भी पुकारा जैसे जाता है। जैसे उर्दू में क्या कहते हैं, खत कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहेंगे, कागज कहेंगे, तमिल में कड़ित कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इससे किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं।
पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी होती है वो स्थायी रूप से हमारे सामने उपलब्ध होती है। मतलब पत्र जो होते हैं वो हमारे सामने जो लिखी रहती है बरसों तक वैसे ही लिखी रहेगी, ना वो डिलीट होगी ना कुछ भी होगी। वो मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा। हम उसे कोई मिटा भी नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता है। उसको हम सहेज कर रख सकते हैं। वो पुराने समय की यादें ताज़ा भी कर सकते हैं उन पत्रों के द्वारा। हाँ, और कोई बात हो, कुछ लोग मतलब खुलकर बात भी कर सकते हैं, अपनी बातों को छुपा भी सकते हैं। करोड़ों जो पत्र होते हैं, हजारों करोड़ों हजारों पत्र लिखे जाते हैं। अभी भी पत्रों का चलन है, लेकिन थोड़ा सा कम जरूर हो गया है। उनको सही व्यक्ति पहुंचाने के लिए, सही पते पर पहुंचाने के लिए अभी भी लोगों को उनकी तलाश रहती है और उनका इंतज़ार रहता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र इतनी अहमियत रखते हैं। भारत में जो ऐसा भारत में है, रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो सिद्ध करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पत्र आज भी दुनिया में उतनी ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले रखते थे। उसमें लेखन में थोड़ी सी कमी आ गई है। अब लोग पत्र लिखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे साधन हो गए जैसे मोबाइल से फटाफट इंटरनेट के द्वारा वो मैसेज भेज देते हैं। उनको वो ज़्यादा सुविधाजनक लगती है अपनी बात को कहना। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार से रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कहते हैं 1953 में उन्होंने कहा था कि एक समय ऐसा एक जगह ऐसी है, दूसरे जगह राजा अपने दूत के भी द्वारा मैसेज पहुंचाते थे। पहले के ज़माने में, पुराने समय में जो तेज दौड़ने वाले घोड़े होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था संदेश पहुंचाने के लिए। फिर बाद में यातायात के साधन आ गए जो इस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, जैसे रेल हो गई, बस हो गई, से भी बदलाव आ गया। अब हिंदुस्तान में क्या हो गया, रेलवे ने विकास कर दिया है। तार से एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजना आसान हो गया है। पहले बहुत ही संक्षेप में, मतलब थोड़े में ये तार वाले मैसेज पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब इसका जो है विकास बहुत ज़्यादा हो गया है। अब तो और ज़्यादा नए नए साधन आ गए हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। आजकल पत्र लेखन की कला भी सीखी जाती है, और इस कला को क्या स्कूल में भी सिखाया जाता है। पत्र लिखने की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में भी पत्र को सिखाया जाता है, ताकि बच्चे आगे चल के उनको ये तो पता रहे, उनके अंदर ये गुण तो हो कि पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। भारत ही नहीं, दुनिया के देशों में प्रयास चले हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से ही शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है और व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहते हैं, चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग अभी गांव के लोग जो हैं वो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास इंटरनेट का साधन भी उपलब्ध नहीं है। वो आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। और बाकी शहरों में तो ईमेल वगैरह से भी अब संदेश जाने लगे हैं, टेलीफोन के माध्यम से हो गया है संदेशों का आदान प्रदान करना। जो पारिवारिक व्यापारिक डाक की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का जो बिजनेस है, वो लेन देन है, वो चिट्ठियों के इस्तेमाल से ही किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिनसे कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों को बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। अब लेखक क्या कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने ना कभी ज़िंदगी में, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसने कभी भी पत्र ना लिखा हो, ना किसी के पत्र का इंतज़ार किया हो। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे सैनिकों
तो सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। सैनिक इतने सालों तक हमारे देश की सीमा पर मौजूद रहते हैं और अपने घर से पत्रों के आने का इंतज़ार करते हैं। भाई सैनिक तो पत्र का ही इंतज़ार करते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण सैनिक है पत्रों के लिए। घर वाले उनके पत्रों का इंतज़ार करते हैं। एक समय था जब पत्रों का लोग महीनों महीनों इंतज़ार करते थे। पत्र ऐसा नहीं था कि भाई आज भेज दिया तो कल के कल मिल गया। पत्र में भी टाइम लगता था, महीने महीने इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके पत्र मिलता था। यातायात के जो साधन हुए उसने थोड़ी सी दूरी मिटा दी और पत्र थोड़ा जल्दी मिलने लगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोग की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर ही विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। पहले लोग क्या करते थे, पहले वाले लोगों के लिए क्या था, पत्र ही एक संचार साधन मात्र था। आज अनेक तरह के साधन हमारे पास उपलब्ध हो गए, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, कंप्यूटर। इसके द्वारा हम अपना संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था ना जब जहाँ पर चिट्ठी ही एकमात्र साधन थी हमारे पूर्वजों के लिए, वही उनकी धरोहर थी। बड़े बड़े लेखक, व्यापार, कवि, किसान सब इसी मतलब पत्रों का ही अपने पत्रों से ही अपने विचारों को व्यक्त करते थे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते थे। अगर उस समय भी ऐसा ज़माना होता कि इतने सारे साधन उपलब्ध होते तो शायद जो पंडित नेहरू जी है वो अपनी पुत्री को पत्र ना लिखकर फ़ोन करते। पंडित नेहरू अपनी पुत्री को, इंदिरा गांधी को लिखे पत्र पुस्तक में नहीं सहेजते। आज भी पाठक पढ़कर उनसे प्रेरणा लेते हैं। उस समय के लोग किस तरह से देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आज भी ये पत्र क्या है, प्रेरणा के स्रोत हैं। पत्र को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं तमाम महान हस्तियों की, तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। इतनी स्पीड से मैसेज हमारे पास आते हैं, उनसे में से कितनों को सहेज कर रखना मुमकिन नहीं है। सभी प्रसिद्ध लोगों की तो सबसे बड़ी यादगार उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में जो पहले महात्मा गांधी जी थे वो सबसे श्रेणी में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी थे, वो सबसे उनको आगे रखा जाता था। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों में पत्रों का उनका जो अनूठा संग्रहालय मिलता था। महात्मा गांधी की चिट्ठियों को आज भी जो युवा लोग हैं बहुत चाव से पढ़ते हैं। अब हम पत्रों को पढ़ते हैं तो उस समय हमारे देश में के हालात कैसे थे वो सब भी हमें पता ही चलता है और उनको समझने का हमें मौका भी मिलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। जो ये पत्र लिखे जाते थे उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये युद्ध जो हुआ था 100 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितना राज किया था, और हम उनके खिलाफ हमारे सैनिकों ने, भारतीय नेताओं ने किस तरीके से युद्ध छोड़ा था और कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हुए थे। ये पत्र सब साबित करते हैं कि वहाँ पर जो है हमारे लोगों की भूमिका क्या थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। किसी भी पत्र पर सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया लिख दिया जाता था, वो पत्र महात्मा गांधी के पास तक पहुँच जाता था। कोई एड्रेस नहीं रहता था, बस लिख दिया जाता था महात्मा गांधी इंडिया, तो वो जहाँ कहीं भी रहते थे वो पत्र उनके पास पहुँच जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता था कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब भी लिख देते थे। मतलब गांधी जी के पास देश दुनिया से पत्र आते थे और जितनी जल्दी उनके पास पत्र आता था वो उतनी ही जल्दी उसका जवाब भी
दे देते थे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। जो महात्मा गांधी पत्र को लिखते थे तो जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो बाएं हाथ से लिखना स्टार्ट कर देते थे, लेकिन जवाब वो ज़रूर देते थे। आजकल भी जो पुराने लोग बचे हुए हैं, अब हमें उनके द्वारा लिखे गए पत्र आसपास के गांव में मिल ही जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र में से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्र भेजने वाले जो लोग हैं उन पत्रों को प्रशंसा के योग्य पत्र से कम नहीं मानते हैं। कई लोग तो जो है पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख चुके हैं। कोई ने ड्राइंग रूम में, किसी ने ड्राइंग रूम में रख लिया है उसको फ़ोटो फ्रेम करा के, किसी ने उसको सहेज के रख लिया है। उनको वो पत्र पता है जादू की तरह लगते हैं, वो उन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ते हैं और जो कहानियाँ होती हैं उन पत्रों उनके मन पे छाप छोड़ चुके हैं। वास्तव में नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। महान लेखकों की जो पुस्तकें हैं जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गए 200 पत्र, जो हरिवंश राय बच्चन जी के नाम लिखे गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र, इन दोनों के पत्रों को एकत्र करके हम लिखियों हैं कहानी में संकलित किया गया है। इन दोनों के जो पत्रों को एक ही कहानी में सम्मिलित कर दिया गया है, जिससे पढ़कर आप उन पत्रों के बारे में जान सकते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब से वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। कहा जाता है कि प्रेमचंद, जो कि साहित्यकार के बहुत जाने माने लेखक रहे हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं अनोखी हैं। उन्होंने आने वाले नए लेखकों को भी प्रेरणा दी है। जब भी उनके पास पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 और 1941 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। भारत में पत्रों के लिखे जाने की और उनके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की परंपरा जो है, उसका असली विकास कब हुआ है? आज़ादी के बाद ही हुआ है। सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा विकास गुडविल डाक विभाग ने ही किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी एक खास वजह यह है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर इसकी पहुंच होती है और संचार के तमाम उन साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार होती है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। आज भी अलग अलग स्थान के जो लोग हैं, चाहे वो पहाड़ों में रहते हो, रेगिस्तान में रहते हो या बर्फ़ जंगलों में रहते हैं, उनको सबको किसका? चिट्ठी का ही इंतज़ार होता है। शहरी इलाकों में शानदार हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियाँ हो, सब लोग क्या करते हैं? खत का ही बहुत अधिक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। किसी को खत पहुंचाना, किसी को मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे पहुंचाना हो, तो इन सुविधाओं के लिए लोग डाकघर पर ही जाते हैं। गाँव में, हर गाँव में, गली गली में देखो आप, कोई भी गाँव होगा वहाँ पर आपको क्या कहते हैं? डाकघर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दूर देहात के में लाखों गरीब घरों में
चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीबी बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है। गांव में लाखों गरीब घरों में दूध चूल्हे मनी ऑर्डर द्वारा आए पैसों से ही चलते हैं। घर में कमाने वाले लोग दूर शहरों में जो काम करते हैं वो मनी ऑर्डर के द्वारा ही घर परिवार को अपने पैसे बेचते हैं। गांव या गरीबी बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर तक लेकर पहुंचने वाला जो डाकिया होता है उसको लोग वहाँ पे क्या मानते हैं, देवदूत मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनको भगवान के ईश्वर के समान मानते हैं। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये पाठ अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।